चलिए शुरू करते हैं क्लास। और कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो याद रखना कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 56 में है। वो आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति से पहले वो कभी भी अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। क्लियर? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले वो कभी भी अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। अब इसके अलावा इसी आर्टिकल 56 में ही लिखा है कि इसके अलावा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आरोप में, के चार्ज में उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। फिर से बोलता हूं लाइन, आर्टिकल 56 ही कहता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। अब एक बार प्रश्न आया एग्जाम में, मेंस में 2015 में, कि आर्टिकल 56 और 61 में क्या अंतर है। यही अंतर है कि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 56 ये बताता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये दोनों में अंतर है, एक प्रोविजन को बताता है, एक प्रक्रिया को बताता है। खैर, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। अब हम उसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मन में मेरे साथ पढ़ते जाना, याद हो जाएगा। पहली बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के लिए चलाया जा सकता है। अब संविधान का उल्लंघन क्या है, इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है। तो एक सामान्य टेक्निकली हम समझें तो राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यदि वो ऐसी सलाह मानने से बंद कर देता है तो भी उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आरोप क्या होगा राष्ट्रपति को हटाने का? केवल संविधान का उल्लंघन। अगली बात, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदन में से किसी में भी लाया जा सकता है। आप सभी को पता है अब कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकेगा।
जिस भी सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है, चाहे वो लोकसभा में लाया गया हो चाहे राज्यसभा में लाया गया हो, जिस भी सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 1/4 मेंबर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे तभी प्रस्ताव लाया जाएगा। मतलब यदि राज्यसभा में लाया गया है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है तो 250 का 1/4 दैट प्रेजेंट 245 है तो 245 का 1/4 और लोकसभा में लाया गया तो 545 का 1/4। जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 1/4 उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे। खैर, अब जिस भी सदन में लाया वह सदन आरोपों की जांच नहीं करेगा, चाहे लोकसभा में लाया गया हो चाहे राज्यसभा में लाया गया हो। जिस सदन में लाया जाएगा वह सदन आरोपों की जांच नहीं करेगा, बल्कि सीधा उसे मतदान के लिए रखा जाएगा। मतदान के लिए बहुमत क्या चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, ये कहलाता पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत से यदि वह प्रस्ताव पास हो गया है पहले हाउस में, अब उसे सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। जब उसे सेकंड हाउस में भेजा जाएगा तो सेकंड हाउस आरोपों की जांच करेगा। याद रखना, पहले हाउस ने आरोपों की जांच नहीं की है, पर सेकंड हाउस आरोपों की जांच करेगा। ऐसी जांच में स्वयं राष्ट्रपति या अपने किसी प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए वह कह सकता है जो उसका पक्ष रखे। जांच के बाद उस प्रस्ताव को सेकंड हाउस में भी मतदान के लिए रखा जाएगा और सेकंड हाउस भी यदि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक अर्थात पूर्ण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से उसके पद से हटा दिया जाता है। दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति रहते हुए उसने जितने भी कार्य किए हैं, जब वो राष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति रहते हुए उसने जितने भी कार्य किए हैं उनमें से किसी भी कार्य के लिए उस पर भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ध्यान रहेगा, यदि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा दिया गया है तो अपने कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में न तो जांच की जाएगी न मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा प्रावधान इसलिए है, जो मैंने कल भी बताया था आपको, कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, तो किसी भी काम के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसको उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। फिर यहां तक आ गए, पहले इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। फिर मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। आगे ये है कि एक प्रश्न उठता है दिमाग में, अभी हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रहा हो इसलिए मैं बता रहा हूं
और इंटरव्यू में तो अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया था तो हमने संसद सदस्यों के साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने संसद सदस्यों के साथ साथ विधानसभाओं के विधायकों का भी मत डलवाया था। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के सभी निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। लेकिन अभी जब हमने महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी तो हमने पढ़ा कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद में पास होता है, दोनों सदनों में। महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदनों में पारित होता है। तो निर्वाचन के समय तो हमने सांसद और विधायक दोनों से निर्वाचन कराया था, लेकिन पद से हटाते समय हमने केवल सांसदों से मतदान कराया। ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो वह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हमने सांसदों ने और विधायकों ने, निर्वाचित सांसदों और विधायकों ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया था और वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए उसके चुनाव में सांसद और विधायकों दोनों ने मतदान किया। लेकिन वो भले ही पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कार्य केवल केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख तो भारत का राज्यों का राज्यपाल होता है। तो चूंकि वो अपने सभी कार्य केंद्र की कार्यपालिका के रूप में करता है, इसलिए उसको जब पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है तो केवल केंद्र की विधायिका में ही वो महाभियोग चलाया जाता है, संसद में चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो चुनाव के पीछे का उद्देश्य संपूर्ण भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना है। लेकिन जब उसको पद से हटाया जाता है तो पद से हटाने का उसका कारण जो है वो केंद्र की कार्यपालिका के कारण है, इसलिए उसे केवल केंद्र की विधायिका द्वारा ही हटाया जाता है। समझ में आया? चलो, अब अगला टॉपिक यहां से शुरू हम कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं? राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, चूंकि संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति कि प्रमुख रूप से उसका पद 3 जगह इन्वॉल्व है। 3 जगह कैसे? पहला, वह देश का प्रमुख है। दूसरा, आर्टिकल 53 के अनुसार वह केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख है। अगला, वह संसद का एक अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद का कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो चूंकि उसके पद की भूमिकाएं 3 रूप में हैं, इसलिए उसके कार्य भी 3 प्रकार से ही हैं। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारतीय गणराज्य के प्रमुख के रूप में, दूसरा केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, और संसद का एक अभिन्न अंग होने के रूप में। इन 3 प्रकार की भूमिकाओं के कारण
राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो मैं पहले वो काम बताता हूं जो थोड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिग्निफिकेंस है, फिर जो सरल है वो लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये क्या होती है। पहली बात तो परीक्षा की बात यदि हम करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका आर्टिकल पूछा जाता है। अगले 5-7 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन संविधान के आर्टिकल 123 में किया गया है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ठीक, दूसरी बात, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है। तो हम चूंकि जानते हैं कि कानून केंद्र के मामले में कानून केवल संसद में बनाए जा सकते हैं। वो हमने ये भी पढ़ लिया है कि संसद सदनों में काम करती है। संसद के 3 सत्र होते हैं, सत्रों में काम करती है, 3 सत्र होते हैं। अब और तीनों सत्रों के बीच में गैप भी होता है। कोई अर्जेंट विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनिए, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है और संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब एक आदेश की तरह जारी कर सकता है राष्ट्रपति। उस आदेश का वही प्रभाव और महत्व होगा जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का है। क्लियर? आर्टिकल 123 के अनुसार जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, एक आदेश जारी कर सकता है। उस अध्यादेश का वही प्रभाव और वही महत्व होगा जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम का। परंतु जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, अध्यादेश जिस दिन से लागू हुआ वो उसी दिन से कानून के रूप में इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, कानून माना जाएगा उसे। लेकिन अगले 2-3 महीने में जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो उसके पहले दिन की बैठक से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पारित करना अनिवार्य है, नहीं तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। देखो, अध्यादेश क्या था? एक टेम्परेरी डिवाइस थी। जरूरत पड़ गई, अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ गई है कानून की और अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने एक टेम्परेरी अध्यादेश जारी कर दिया है
जो तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद का सत्र प्रारंभ हो और उसकी पहली बैठक से 6 सप्ताह मतलब लगभग 1.5 महीने के भीतर उसे पारित न कर दिया जाए। और यदि संसद द्वारा अपनी बैठक के 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित नहीं किया गया तो वह अध्यादेश लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या प्रश्न है कि संसद में पारित किए बिना किसी भी अध्यादेश को अधिकतम कितने महीने तक लागू किया जा सकता है। अब हम यहाँ बहुत टेक्निकल समझें। संसद के 3 सत्र होते हैं सामान्यतः, फिर भी हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि संविधान में ही लिखा है कि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का डिफरेंस हो सकता है। तो मान लो 6 माह तक संसद की मीटिंग बुलाई ही नहीं गई, 6 माह बाद तो बुलानी पड़ेगी क्योंकि तो संविधान में लिखा है, लेकिन 6 माह तक बैठक बुलाई ही नहीं गई तो 6 माह तो वह अध्यादेश जारी रहेगा। और फिर उसके बाद पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उसको पास करना है। पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करना है, मतलब इसका क्या हुआ कि 1.5 महीने और हो गया वो। तो कोई भी अध्यादेश संसद में पारित किए बिना लगभग 7.5 महीने, 6 महीने प्लस 1.5 महीने, लगभग 7.5 महीने तक प्रभावी रह सकता है। अब यहाँ बात एक आप समझना, ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, ये शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका उपयोग वो अपने विवेक से नहीं करता, इसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। क्लियर हुई? अब यहाँ किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपने क्वेश्चन मुझे बताए। कुछ नहीं पूछना है? चलो, तो आज हमने, हाँ बेटा, हाँ और केंद्र में राष्ट्रपति सरकार, हाँ, तो सर जैसे कुछ डिसीजन लेना रहता था तो वो सारे डिसीजन मतलब एज इट इज ऐसे ही होते थे जैसे मतलब केंद्र में जब सरकार रहती है और राष्ट्रपति भी मतलब उसी सरकार का मतलब व्यक्ति रहता है। देखो, जब प्रणब मुखर्जी थे, केंद्र में भाजपा सरकार थी, तो पहली बात तो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, लेकिन यदि बीजेपी के भी होते, जैसे अभी है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, तो हमारे संविधान ने स्वयं राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां दी ही नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मजबूर होता है और उसके पीछे कारण है। देखो, हमने प्रधानमंत्री जिसको चुना, संसद के सदस्यों को चुना और वही मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसमें शक्तियां उसको देना आवश्यक है और तार्किक भी है जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए संविधान में ऐसा किया गया है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है, वास्तविक शासक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। और इनके बीच अमूमन तालमेल रहता है क्योंकि संसद की सदस्यों की निर्वाचन से ही तो राष्ट्रपति बना है। जॉब करता है और वो चुनाव लड़ता है तो उसके रिजाइन चुनाव के पहले दिन होगा या चुनाव हो जाने के बाद। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए लाभ के पद पर नहीं हो, यह आवश्यक है।
आप जॉब करते हो तो चुनाव लड़ने के पहले आपको रिजाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए आज 2 टॉपिक हमने पढ़े। पहला टॉपिक इम्पीचमेंट वो कार्यकाल राष्ट्रपति का। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, और उसमें हमने एक शक्ति पढ़ी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। शाम को अब हम पढ़ रहे हैं, या आपके पास बुक वगैरह हो तो आप पढ़ लेना उसको। शाम को हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, और उसमें भी पहले हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति। चलिए शाम को मिलते हैं, अब वही अपना फिक्स 8 बजे। खुश रहो, बढ़िया दिन अच्छा गुजरे आपका, अच्छा पढ़ो, एंजॉय करो।